नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई कंपनी बैंक से कोई बड़ा लोन लेती है तो वो गारंटी के तौर पर क्या देती है। आज हम एक बड़े ही खास सिनारियो को समझने वाले हैं जहां कंपनी पैसे के लिए नहीं बल्कि एक लोन के लिए एक तरह के सेफ्टी नेट के तौर पर अपने ही डिबेंचर्स जारी कर देती है। चलिए इस मजेदार अकाउंटिंग प्रक्रिया को समझते हैं। जरा सोचिए, एक कंपनी को लोन चाहिए लेकिन बैंक कहता है भाई आपकी मेन गारंटी काफी नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में कंपनी एक बैकअप के तौर पर क्या दे सकती है? बस यहीं पर एंट्री होती है सहायक प्रतिभूति यानी कोलैटरल सिक्योरिटी की, जो इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है। तो ये सहायक प्रतिभूति या कोलैटरल सिक्योरिटी आखिर है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है। मतलब अगर प्राइमरी गारंटी किसी वजह से फेल हो जाती है तो ये दूसरी वाली सिक्योरिटी एक सेफ्टी नेट की तरह लेंडर को बचा लेती है। अब सवाल ये उठता है कि कंपनियां इसके लिए अपने डिबेंचर ही क्यों इस्तेमाल करती हैं? इसका जवाब हमें लेंडर के नजरिए से मिलता है। अगर कंपनी लोन चुकाने में डिफॉल्ट कर जाती है तो लेंडर को फौरन उन डिबेंचर की ओनरशिप मिल जाती है और इसके साथ ही उसे डिबेंचर होल्डर वाले सारे अधिकार भी मिल जाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन है। अच्छा, यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन्हें समझना होगा। सबसे पहली बात, ये डिबेंचर एक तरह से स्टैंड बाय मोड में रहते हैं जब तक कि कंपनी लोन चुकाने में कोई गड़बड़ ना करे। दूसरी बात, कंपनी इन डिबेंचर्स पर लेंडर को कोई इंटरेस्ट नहीं देती। लेंडर को इंटरेस्ट सिर्फ ओरिजिनल लोन अमाउंट पर मिलता है, इन डिबेंचर्स पर नहीं। और हाँ, ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, ये सिर्फ कुछ शर्तों के साथ राइट्स का ट्रांसफर है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, मतलब इसकी अकाउंटिंग। कंपनियां इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करती हैं? असल में इसके लिए दो अलग अलग रास्ते हैं और दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। तो इन दोनों तरीकों में मेन फर्क क्या है? पहला मेथड वो बहुत सीधा साधा है, कोई जर्नल एंट्री नहीं की जाती, बस बैलेंस शीट में एक छोटा सा नोट डाल दिया जाता है। वहीं दूसरा मेथड ज्यादा फॉर्मल है, जिसमें एक स्पेशल जर्नल एंट्री पास की जाती है जो अकाउंट्स में साफ साफ दिखती है। कह सकते हैं कि एक तरीका चुपचाप वाला है और दूसरा ढिंढोरा पीट कर वाला। आइए पहले मेथड को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जिसे हम नो एंट्री अप्रोच भी कह सकते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस मेथड की सबसे खास बात ही यही है कि कोलैटरल डिबेंचर के लिए कोई भी एंट्री नहीं होती, सिर्फ लोन लेने की एक स्टैंडर्ड एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। मतलब बैंक में पैसा आया और एक लायबिलिटी बन गई, डिबेंचर का कहीं कोई जिक्र तक नहीं होता। तो पहले तरीके का निचोड़ बस इतना ही है, डिबेंचर इशू करने के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, जीरो। और यही बात इसे बहुत ज्यादा आसान बना देती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई एंट्री ही नहीं है तो फिर इन्वेस्टर्स को पता कैसे चलेगा? तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए बैलेंस शीट में जहां बैंक लोन दिखाया जाता है, ठीक उसके नीचे ब्रैकेट में एक नोट लिख दिया जाता है। ये नोट बताता है कि ये लोन डिबेंचर से सिक्योर्ड है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जिसे हम जर्नल एंट्री अप्रोच कह सकते हैं। ये तरीका थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है और इसमें एक फॉर्मल एंट्री की जाती है। इस मेथड में एक खास जर्नल एंट्री पास होती है। यहां एक नया अकाउंट खोला जाता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस शब्द का मतलब ही यही है कि ये डिबेंचर अभी होल्ड पर हैं, मतलब इनएक्टिव हैं। तो इस अकाउंट को डेबिट किया जाता है और डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। चलिए इस एंट्री को और भी आसान बनाते हैं। पहला स्टेप, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना। ये एक तरह का प्लेस होल्डर है जो बस ये दिखा रहा है कि डिबेंचर्स मौजूद तो हैं लेकिन एक्टिव नहीं है। दूसरा स्टेप, डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करना, जो ये दिखाता है कि हाँ, फ्यूचर में एक लायबिलिटी बन सकती है। तो बैलेंस शीट पर इसका असर क्या पड़ता है? ये तरीका बहुत ही स्मार्ट है। इसमें डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को टोटल डिबेंचर की वैल्यू से घटाकर दिखाया जाता है। इसका मतलब नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है। ये कंपनी की टोटल लायबिलिटी को नहीं बढ़ाता, जो कि एक बहुत ही जरूरी बात है। चलिए अब कहानी के आखिर में आते हैं। जब कंपनी अपना लोन पूरा चुका देती है तो फिर इन कोलैटरल डिबेंचर्स का क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल है। लोन खत्म तो गारंटी की जरूरत भी खत्म। इसलिए अकाउंटिंग में जो भी एंट्री की गई थी उसे अब रिवर्स करना होगा, ताकि किताबों में हिसाब किताब एकदम साफ हो जाए। और ये कैंसिलेशन होता कैसे है? बहुत ही आसानी से। जो ओरिजिनल एंट्री की गई थी उसे बस उल्टा कर दिया जाता है। जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाता है और जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट। इससे उसका असर बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो इस रिवर्सल एंट्री को समझते हैं जो सिर्फ मेथड 2 में यूज होती है।
पहला स्टेप, डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करके उस पोटेंशियल लायबिलिटी को खत्म कर दिया जाता है। दूसरा स्टेप, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करके उस टेम्पररी अकाउंट को भी क्लोज कर दिया जाता है और बस सब कुछ वापस पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। तो आज की बातचीत से हमें क्या पता चला? यही कि कोलैटरल डिबेंचर एक लोन के लिए एक बहुत ही स्मार्ट बैकअप प्लान है। इसे रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, एक बिना एंट्री के सिर्फ एक नोट के जरिए, और दूसरा एक डिबेंचर सस्पेंस एंट्री के साथ जिसे बाद में रिवर्स कर दिया जाता है। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखें, अगर किसी कंपनी ने कोलैटरल डिबेंचर्स इशू किए हैं तो ये उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में क्या बताता है? क्या ये उसकी मजबूती का साइन है या फिर किसी कमजोरी का? इस पर जरूर सोचिएगा। शुक्रिया।